हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन द केमिस्ट्री पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके सामने लेक्चर थर्ड डिलीवर कर रहे हैं। तो लेक्चर थर्ड जो डिलीवर कर रहे हैं आपके सामने, ये किसका है? चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर थर्ड। अब इससे पहले अपन ने ये पढ़ लिया था कि पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। अब अगला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के ऊपर अपन बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने ये तो जान ही लिया था, मैंने बता दिया था आप सबों को कि मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, आई मीन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हैज टू टाइप्स। मैटर क्लासिफिकेशन हैज two types. First is physical classification and second is chemical classification. Now today I want to discuss with you physical classification. जब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तो 9th क्लास के चैप्टर 1 में जो एक्सप्लेनेशन है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन का है, जबकि चैप्टर 2 में केमिकल क्लासिफिकेशन का पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो हम आज बात कर रहे हैं आपसे फिजिकल क्लासिफिकेशन का। इससे पहले आप लोगों ने ये देखा भी था, आप लोगों ने बताया भी था ये बात कि जो हमारे एनवायरनमेंट में मैटर हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के शेप हैं, साइज हैं, कलर हैं, ऑर्डर भी हैं, एक्सवाइजेड बहुत सारी चीजें। उनमें भी आपने देखा कोई रिजिड है, आई मीन कोई सॉलिड है, कोई तो पानी की तरह एज लाइक वाटर मतलब लिक्विड है, और कोई तो गैसियस है मतलब फॉर एग्जांपल एयर अपन ले सकते हैं। तो ये जो 3 टाइप्स के जो आपके सामने स्टेट विजुलाइज होते हैं, जो देख पाते हो, ये तीनों स्टेट जो हैं वो इसमें भी काम आते हैं हमारे। ऐसा नहीं कि केमिकल में काम नहीं आते हैं, लेकिन फिजिकल स्टेट केमिकल रिएक्शंस के बाद उसमें अपने को काम आता है। फिलहाल लेकिन अपने को काम आएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम चैप्टर 1 की स्टडी कर रहे हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन हैज 3 थिंग्स, यू कैन से 3 थिंग्स हैज फिजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज सॉलिड, second is liquid, and third is gas. These 3 are physical classification of matter. Now question is, this is solid, this is liquid, this is gas, all are different to each other. तीनों एक दूसरे से अलग अलग है। तो जब तीनों एक दूसरे से अलग अलग है तो जैसी बात है प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट, तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो प्रॉपर्टी जब अलग अलग है तीनों की, तो क्यों ना इसको मैं सही ढंग से फिर से ऊपर राइट करूं फिजिकल क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पार्ट को, और उसके बारे में हम आपके सामने एक्सप्लेनेशन करें। तो फर्स्ट पार्ट जो आपके सामने है वो है सॉलिड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड। तो पिछले लेक्चर में हम जब डिस्कस कर रहे थे उसी समय हमने एक बात बताई कि एवरी मैटर और मटेरियल इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड एवरी पार्टिकल हैज स्पेस बिटवीन देम। एवरी पार्टिकल हैज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम। एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर। इट मे बी maximum, minimum or moderate. Okay, so now we will talking about only solid. तो if I will talk about solid, तो आप जरा सा ये सोच कर देखिए कि जो चीजें सॉलिड है, मान के चलिए मेरे हाथ में ये सॉलिड है, इस सॉलिड को जरा देखकर बताइए क्या इसके शेप घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं मेरे हाथ में? तो जैसा लिया था वैसा का वैसा है। एज सेम जो चीज हमने हाथ में उठाया वैसा वैसा दिख रहा है। दैट मीन्स क्लियर है कि ये सॉलिड जो है इसकी शेप बहुत ही फिक्स, आई मीन
फिक्स शेप अपन मान के चलते हैं, सॉलिड का शेप जो है वो फिक्स हो ना। अब इसमें इसकी अगर बात करें, ये जितने कवर को इस तरह से, जितने एरिया को कवर कर रहा है, मेरी हथेली पर जितनी एरिया को कवर कर रहा है, तो आपकी हथेली पे भी डालूंगा तो इतनी एरिया कवर करेगा, किसी और की हथेली पर डालूंगा तो इतनी एरिया कवर करेगा। दैट मीन्स कि जिस एरिया को कवर कर रहा है दैट इज देयर वॉल्यूम। सो वी कैन से कि वॉल्यूम भी इसका फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स। And now you can see again कि this is marker, okay, and अगर मैं कहूँ कि इसका साइज मे बी 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर में भी, तो अगर मैं आपके हाथ में ही दे दूं तो क्या ये 10 या 5 ही रहेगा या 15 बन जाएगा? तो आपका जवाब ऑफिशियली जितना दिया था सर उतना ही रहने वाला है। मतलब तीसरी जो बातें आएंगी, पहली तो फिक्स शेप की बातें आ गई, दूसरी वॉल्यूम फिक्स की बातें आ गई, और तीसरी जो बातें आपके सामने आई वो है आपका फिक्स क्या हो गया, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप, और फिक्स एक चीज और हो गया इसका, वो हो गया मास। मतलब जितना वजन इसमें लग रहा था पहले से उतना ही वजन अब भी लग रहा है इसमें। जितनी शेप इसकी पहले थी उतनी शेप अब भी है, जितनी लेंथ इसकी पहले थी उतनी लेंथ अब भी है, जितने ये एरिया को कवर कर रहा था पहले उतनी एरिया अब भी कवर कर रहा है, चाहिए कहीं भी जाएगा तो उतनी एरिया को कवर करेगा। अब बात है कि इसके बीच में फोर्स कैसा है, जिस फोर्स के बारे में आपको बताया गया था, जिसका नाम मैंने रखा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मींस द फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल। इसके जो अंदर के पार्टिकल के बीच में एक दूसरे में अटैचमेंट होता है ना, इस अटैचमेंट की बात मैं कर रहा हूं, वो अटैचमेंट आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो आपको मैं बताऊं कि जब तक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा पार्टिकल के बीच में, बिटवीन पार्टिकल जब तक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा तब तक सॉलिड का शेप हो ही नहीं सकता। सॉलिड का शेप तभी होगा जब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे पार्टिकल के बीच में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तभी वो सॉलिड शेप। और सॉलिड से जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया, मतलब जो फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा। मतलब ये पार्टिकल को एक दूसरे से टाइटली पैक्ट रखेंगे, इसको हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि टाइटली पैक्ट रखेंगे, टाइटली पैक्ट रखेंगे पार्टिकल को एक दूसरे में। अच्छा, टाइटली पैक्ट रहने के कारण जो है ये रिजिड होता है। रिजिड बोले तो, रिजिड का मतलब हार्ड, क्योंकि सॉलिड कोई भी चीज हार्ड होता है। अब आप ये भी कह सकते हो सर रबड़ भी तो सॉलिड है लेकिन वो हार्ड कहाँ है। बिल्कुल सही बात है, रबड़ पे एक्सटर्नल फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ता है अगर उसे एक्सपेंड करना हो, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ते हो वापस उसी कंडीशन। लेकिन उस फोर्स का भी लिमिट होता है, क्योंकि जैसे उस फोर्स को ज्यादा आपने लगा दिया मतलब रबड़ आपका टूट जाएगा। दैट मीन्स क्लियर है कि वो भी सॉलिड है, लेकिन उसका शेप अगर घटता बढ़ता है ना तो वो किस कारण से, क्योंकि उसको आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके एक्सपेंड कर रहे हैं। तो रिजिड भी है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है बातें, जैसे कि आपको बताया इसकी वॉल्यूम फिक्स है, इसका शेप फिक्स है, मास भी फिक्स है, मतलब जितना वजन पहले से था उतना वजन आज भी है, इसमें कोई चेंज बैठ नहीं आया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मींस किसी चीज को कंप्रेस करना, ऐसे दबाना। अब आप ही बताइए, आपके सामने ये सॉलिड है, अगर आप इसको कंप्रेस करो, मैं ऐसे दबाता हूं जोर से, कभी दबेगा ही नहीं, बिकॉज दिस सॉलिड टाइटली पैक्ड पार्टिकल हियर। सो कंप्रेसिबिलिटी भी इसके अंदर नहीं होगी।
बिल्कुल नहीं, कंप्रेस दबी नहीं छिड़केगा। अगर इसको ज्यादा हैमर से आपने इसके ऊपर हैमर मार दिया ना, हथौड़ा मार दिया ना, जस्ट ये ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन ये अगर आप कहो कि दब जाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। देन वी कैन टॉक अबाउट अगेन। तो सॉलिड के ये जितने सारे हमने एडवांटेज राइट किए हैं, एडवांटेज, दिस ऑल आर एडवांटेज। फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स मास, intermolecular force maximum, solid shape according to tightly packed particle, strong bond between them, rigid also, no compressibility। और अगर आप इसे हैमर से मार देंगे तो ये ब्रेक भले हो सकता है, बाकी ये अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। अब इतनी सारी बातें आपके सामने आई है एक सॉलिड के बारे में। अब सवाल यहां ये भी पूछा जा सकता है आपसे, मान के चलिए किसी ने सवाल आपसे ये पूछा, अच्छा एक बात मैं बताऊं, सॉलिड है फिक्स बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री, वो व्हाट इज बाउंड्री? ये जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आगे चल के, थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर अगर आपको क्लास 11th में, वहां आपको सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। तो बाउंड्री मीन्स क्या? मान के चलिए ये सॉलिड का शेप है, तो जब इसका शेप फिक्स है तो इसके बाहर की ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन, तो दिस बाउंड्री लाइन इज फिक्स। ये ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा, ना ही इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी, तो इसकी बाउंड्री लाइन फिक्स होती है। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स नथिंग, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। हाउ? तो मास मीन्स वजन, वजन आप किस में मेजर करते हो? केजी में। वॉल्यूम मीन्स लीटर। तो वॉल्यूम यू कैन कंपेरिजन, वॉल्यूम मीन्स एरिया, मतलब आप हमारी बात को ध्यान से, मान के चलिए आपके पास एक बोतल वाटर है, तो जब आप उस बोतल वाटर, वन बोतल वाटर को बाजार से जाकर लाते हो, वन बोतल वाटर को, तो क्या बोलता है दुकानदार? कहता है इसमें 1 लीटर वाटर है। मतलब जो वाटर है उसने 1 लीटर एरिया कवर कर रखा है, 1 लीटर एरिया कवर कर रखा है, उस बोतल के अंदर का 1 लीटर एरिया कवर कर रखा है वो। तो उस पूरे एरिया को आप कह सकते हो वो उसका वॉल्यूम है। किसी कंटेनर में कोई गैस रखा जाता है, वो भी उसके अंदर की पूरी वॉल्यूम होती है। आप जैसे कि घर के अंदर चावल रखते हैं किसी चीज के अंदर, किसी एक आपका टीन वाले डब्बे में, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। वहां उसकी वॉल्यूम कितनी है, कितनी एरिया में कितने जगह को उसने कवर कर रखा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो उसके बाद मास क्यों? क्योंकि आपने किस मास को किस वॉल्यूम में रखा है। अगर मैं कहूं 1 बोतल वाटर में 1 लीटर वाटर है, तो कोई ये भी तो कह सकता है कि 1 केजी वाटर है, कोई ये भी कह सकता है भाई 1000 ग्राम वाटर है। ठीक, तो ये जो टर्म है, ये केजी, ग्राम, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, ये सारे टर्म, ये सारे यूनिट आपके साथ चलते रहेंगे क्लास 9 से 12 तक। तो इसे खूब अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आगे चल के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। सेंटीमीटर क्यूब अकेला ऐसा नहीं है यूनिट के, सिर्फ यूनिट है, मैथमेटिकल यूनिट है, बल्कि इस बेस क्वेश्चंस बनते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे क्लास 12th में कि कंडक्टेंस नाम का एक वर्ड आता है, और आपको पता चलेगा कि वो जो कंडक्टेंस है ना, वो कंडक्टेंस डिपेंड करता है सेंटीमीटर क्यूब। तो खैर ये ज्यादा एडवांस बातें बता दी हमने, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं आपसे, तो ये सारी बातें होंगी।
तो इसमें जो भी सॉलिड की बातें आपके सामने आई है, अब यहाँ पर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम बोल दिया मैंने, तो ये मास अपॉन वॉल्यूम क्यों? क्योंकि मास कितना उसने मास को कवर किया, मतलब वजन कितना है उसने, वॉल्यूम कितनी जगह को उसने कवर कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि भाई ये उसकी डेंसिटी, मतलब हाई डेंसिटी क्यों, वजन ज्यादा होता है, जगह ज्यादा कवर करता है, इसलिए हाई डेंसिटी। और डेंसिटी और कुछ नहीं होता बच्चों, डेंसिटी वॉल्यूम को ही कंपेयर करने के लिए राइट किया जाता है। यहां तक की बातें हो गई। अब नेक्स्ट है, अगर मैं आपसे ये कहूं, एक क्वेश्चन है, इज सॉलिड हैव डिफ्यूजन। अगर मैं आपसे सवाल करूं क्या सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, तो जवाब क्या होगा? जरा सोचिए, ध्यान दीजिए। डिफ्यूजन के बारे में मैंने क्या कहा था कि डिफ्यूजन का मतलब कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर समा जाना। ये मैंने आपको कहा, कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में इंटरमिक्सिंग हो रहा है, अपने ही खुद के पार्टिकल खुद में जो इंटरमिक्सिंग हो रहा है, वो आपको मैंने कहा था ये डिफ्यूजन बोला था। ओके, अब कहता है, सवाल ये उठता है कि डिफ्यूजन सॉलिड में संभव है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सॉलिड में डिफ्यूजन संभव है? क्या ऐसा होता है कि सॉलिड के पार्टिकल भी किसी चीज में मिल सकते हैं? अगर सही मायने में देखा जाए तो देखिए, लिखा हुआ है आपके सामने कि अगर इसका पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल जब मूव नहीं कर सकते तो ये डिफ्यूजन भी नहीं कर सकते, और जब डिफ्यूजन नहीं कर सकते, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी रिलीज नहीं हो सकती। तीनों बातें हो गई कि सॉलिड के पार्टिकल जब मूवमेंट नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं करेंगे डिफ्यूजन नहीं होगा, और जब डिफ्यूजन नहीं कर सकता तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं। हाँ, ये एक सत्य है कि सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ना, सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट ये हाई होते हैं। हाई मतलब ज्यादा होते हैं। अब छोटी सी बात में कहूं, एक तरफ आपने एक जो किसी बर्तन में आपने वाटर लिया, वाटर को एक्सटर्नल टेम्परेचर से गर्म करना शुरू कर दिया। अगर वाटर जब एक्सटर्नल टेम्परेचर से आपका गर्म हो रहा है, दैट मीन्स क्लियर है कि वाटर एक्सटर्नल टेम्परेचर से आप गर्म करें तो वो गर्म करने के दौरान वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तुरंत पहुंचेगा और बॉयल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर की जगह हमने आइस ले लिया, अगर वाटर की जगह आपने पहले आइस लिया, तो आइस क्या करेगा, पहले मेल्ट होगा और फिर बॉयल होगा। तो प्रोसेस को गुजरना पड़ेगा, डायरेक्ट बॉयल तो हो नहीं सकता। तो आइस क्या है, एक सॉलिड है। तो अगर आप ये कहते हो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, नो डाउट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पहले मेल्टिंग फिर बॉइलिंग, दोनों में डिफरेंस होता है। पहले मेल्ट होगा सॉलिड फिर बॉयल होगा, इसीलिए इसकी हाई होगी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों चीजें कंडीशन। तो कितनी सारी चीजें एक सॉलिड के बारे में आपने पढ़ा है। नाउ क्विक रिविजन। सबसे पहले तो देखिए, फिक्स वॉल्यूम होती है, फिक्स शेप होती है, फिक्स बाउंड्री होती है, रिजिड होता है, डिफ्यूजन नहीं होता उसमें, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर रिलीज नहीं होता है, उसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, शेप भी फिक्स है उसके अंदर, मास भी फिक्स है उसके अंदर, उसकी डेंसिटी हाई होती है, उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। और साथ ही साथ अगर एक और बात करें, इसी के अंदर सॉलिड के अंदर की मैं बात करूं, तो सॉलिड के अंदर आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई तो होता ही होता है, इसके साथ साथ आपको डेंसिटी भी हाई मैंने बता दिया। अब इसके अंदर एक और छोटी सी बातें छिपी हुई है कि क्या ये जो सॉलिड है ये मूव हो सकता है, मूव करता है, मूव तो करेगा सॉलिड, कब, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स।
आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स यदि सॉलिड के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है बिल्कुल वो मूव करेगा। ये रखी हुई एक पुस्तक है कोई, उसको ऐसे ऐसे आर्च से धक्का मारेंगे तो जरूर अपने आप वो एक तरह मूवमेंट करेगा, लेकिन खुद नहीं, खुद नहीं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सॉलिड के ऊपर यदि हम हैमर मारें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वाइब्रेट हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, लेकिन मूव नहीं हो सकता। मतलब आप कह सकते हो कि सॉलिड वाइब्रेट भी होता है। आपने देखा होगा वहां जहां स्कूल होती है वहां बेल होती है, वो वाली इलेक्ट्रिक बेल नहीं, विदाउट इलेक्ट्रिक बेल। उसके अंदर जब आप हैमर मारते हो ना तो उसको ऐसे छू के देखना, पकड़ के देखना, वो एक कंपन से सुनाई देगी, कंपन ध्वनि होती है उसके अंदर, मतलब वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन सॉलिड में होती है। तो अपन कह सकते हैं सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन है, ये मान सकता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सॉलिड जो है कि मूव करता है। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, सॉलिड और किस फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में हो सकता है, क्रिस्टल। इसके स्ट्रक्चर भी होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D टाइप्स का स्ट्रक्चर हो सकता है सॉलिड का, क्रिस्टल है और इसके 3D स्ट्रक्चर है। अच्छा चलिए, एक सवाल याद आ गया मुझे, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, सॉलिड को यदि सॉलिड डिप्ड into water but ice do not dip, काउज क्या है इसका बताइए। मतलब माय क्वेश्चन इज दैट कि सॉलिड पानी में डूब जाता है बट वहीं पर आइस भी तो सॉलिड है, ये पानी में नहीं डूबता है, कारण क्या है इसका बताइए। तो इसका कारण ये होता है कि सॉलिड जो आइस होता है बच्चों, सॉलिड आइस, उसका 3D स्ट्रक्चर होता है, एक बार स्ट्रक्चर होता है। और इन 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है, बीच बीच में स्पेस खाली रह जाता है, उसकी स्पेस वैकेंट रहता है, और इस वैकेंट स्पेस में एयर फिल रहता है, जिसके कारण कि ये जो है कि नो डिप इनटू वाटर, इनटू वाटर, इसके कारण ये वाटर में डिप नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है वो स्पेस जो है 3D स्ट्रक्चर बना होता है इसका, उसके अंदर बीच बीच में स्पेस होता है, वहां एयर फिल होता है। तो जब एयर फिल है दैट मीन्स वो हल्का महसूस हो रहा है, खोखली एयर है, जगह जगह एयर भरा हुआ है, तो वो वाटर से हल्का हो जाता है, इसके कारण वो नहीं डूबता है पानी में। बाकी अच्छा एक बात और बताऊं, अगर आपको आइस को लेट तक रखना हो तो क्या करोगे बताओ? इसके अंदर NaCl आप डाल दीजिए, NaCl यानी टेबल साल्ट यानी नमक आप डाल दीजिए, ये लेट तक रह जाएगा। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर आप NaCl डाल करके वाटर में और फ्रीज में रख दो, नहीं जमेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस, उसे 0 डिग्री सेल्सियस से और भी माइनस में जाना पड़ेगा तब जाके वो जमेगा, क्योंकि NaCl प्लस में वाटर को यदि आप फ्रीज में रख जाते हैं, वाटर को फ्रीज में रखते हैं किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो बिल्कुल ही नहीं होगा फ्रीज, नो फ्रीजिंग। ओके, तो ये सारी बातें एक सॉलिड के लिए है। अब इस सॉलिड का एक कन्वर्जन बताता हूं मैं आपको, देखिए अब इतनी सारी बातें आपने पढ़ा, सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ ली, आइस के बारे में बता दिया मैंने आपको, आइस क्यों नहीं वाटर में डूबता है ये बताया आपको, सॉलिड में क्या क्या एडवांटेज होते हैं वो बता दिया मैंने आपको, किस प्रकार होते हैं ये भी जान गया आप, क्या चीज होता है क्या चीज नहीं होता वो सब समझ में आ गया। अब आपसे हम पूछते हैं एक सवाल, सॉलिड के बारे में एक बात और ध्यान में आ गई तो मैं बता दूं आपको। देखिए ये सॉलिड जो स्टेट है, वैसे तो ये रिएक्शन वगैरह काफी पढ़ेंगे आप आगे चल के, ये स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज मतलब जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड जा सकता है,
और लिक्विड से सॉलिड जा सकता है, लिक्विड टू सॉलिड जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। उसके बाद गैस टू सॉलिड, और वहीं सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। आपने देखा होगा आइस को, ऐसे बाहर में रख दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर पिघल जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पता है कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर पता है कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे केल्विन में लिखना चाहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे अपन बाद में, केल्विन में लिखिए 298 केल्विन होता है। इसके बारे में अच्छी सी बातें बताएंगे हम आपको जब इस टॉपिक का टर्न आएगा, तब उसके बाद। अब लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, मतलब फ्रीजिंग कर, फिर से आप इसको फ्रीज करके बना रहे हैं। गैस टू सॉलिड जाते हैं तो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन। गैस टू सॉलिड समझ रहे हो? जैसे कि कपूर आपने जलाया, कैम्फर बोलते हैं इंग्लिश में, कपूर जलाया, वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट सॉलिड बनेगा। नेपथलीन बॉल, नेपथलीन बॉल जो होता है, जिसको कि आप ये कह सकते हो कि वो फेनाइन की गोली, वो नेपथलीन बॉल सॉलिड से सीधा, जो कि सॉलिड से सीधा गैस में जाता है। सॉरी, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, माफी चाहूंगा। यहाँ सॉलिड से गैस की बात करें, सॉलिड से गैस जो जा रहा है, ये है आपका सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जिसके एग्जाम्पल आपका कैम्फर हो सकता है, यानी कपूर, जिसके एग्जाम्पल आपका नेपथलीन बॉल हो सकता है, नेपथलीन बॉल हो सकता है। अच्छा, अगर गैस से सॉलिड डायरेक्ट जस्ट चेंज हो गया तो क्या हो गया? डिपोजिशन हो गया, जमा हो गया, डिपोजिशन था, जमा हो गया, डिपोजिशन हो गया। तो ऐसे भी बहुत कुछ है, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस आप अभी अगर लर्न करेंगे तो लास्ट में जाकर इसको समराइज करेंगे ना, पूरे चैप्टर की समरी, तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, सॉलिड लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन। एग्जाम्पल आपके सामने। तो ये जितनी भी चीजें आज अपन ने पढ़ी है, ये सारी की सारी चीजें एक सॉलिड के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपने सॉलिड के लिए आज पढ़ी है, ये सारी चीजें एक नोट्स के रूप में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। वो फ्री पता है आपको, आपका टेलीग्राम चैनल है द केमिस्ट्री नोट्स के नाम से, उसके ऊपर फ्री मिल जाएंगे। अगर कोई हमसे ऑनलाइन क्लास चाहता है तो हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को जितना ज्यादा ग्रोथ देंगे, जितनी जल्दी आप मुझे 1000 सब्सक्राइबर लेकर जाएंगे, उसके बाद मैं लाइव क्लास ले लूंगा आपका। और जब लाइव क्लास होगी अपनी, तो और भी इंटरेक्शन बढ़ेगा आपका, हमारा आमना सामना होगा। तो अब मैं बताता हूँ छोटी सी बात। देखिए, ये जितने भी चीज आपने पढ़ा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, ठीक है ना। उसमें जितने भी, एक तो सबसे मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज राइट कीजिए। उस प्रॉपर्टीज में बहुत सारी ऐसी बातें हमने आपको बताई हैं जो क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चंस हम आपको नोट्स में सबसे नीचे राइट करके देंगे, फिर आप उसे सॉल्व करके देखना, वो आपका होमवर्क बन जाएगा। तो इसी तरह से आप मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों को जोड़िए। धीरे धीरे हम इस चैनल को एक बड़ा रूप देंगे, और हो सकता है कि यदि आप लोगों का डिमांड आता है, धीरे धीरे हम इस चैनल पे और भी अन्य नए सब्जेक्ट को जोड़ते चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी केमिस्ट्री ही चलेगा, और धीरे धीरे मैं इसको एडवांस बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी शुरुआत है, अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है तो आप उसे इग्नोर करें, आप मुझे सपोर्ट करें। और फिर से हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगली एक नई स्टेट के साथ, नई जोश के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर 4 में। थैंक यू, बाय।